students, this is Sunil Nain teaching AMCK and chemistry at BY's classes Kota. Today our discussion topic is test 1 solutions. यानी जो हमारी टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज फॉर केमिस्ट्री नीट 2020 और एम्स 2020 के लिए जो ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपकी केमिस्ट्री की उसका पहला टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जिसका नेम है मोल कॉन्सेप्ट या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये हम डिस्कस करेंगे और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट ईयर की तरह 2018 की तरह 19 की तरह जो पहले स्टूडेंट्स को करवाया था वैसे ही आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस दूंगा, उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसमें मैं आपके मोल कॉन्सेप्ट के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दूंगा और सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। आप क्या मिस्टेक कर सकते हो, एग्जामिनर आपको एग्जाम में कैसे फंसा सकता है, आपको लेंथी क्वेश्चंस को कैसे रिजेक्ट करना है, ये सब बातें मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा। फिर भी मैं एक बार बोल देता हूं, अगर किसी ने टेस्ट अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो एक बार bywise-classes.com विजिट करके टेस्ट पहले जरूर अटेम्प्ट कर ले। वीडियो सॉल्यूशन देखने से तभी फायदा मिलेगा। और जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है वो bywise-classes.com विजिट करके या bywise क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहां पे साइन अप करके ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज फॉर केमिस्ट्री पे क्लिक करके और उसको ऐड टू कार्ट करके 2 बार नेक्स्ट दबाएं, फिर प्रोमो कोड अप्लाई कर दें कैपिटल लेटर में केमिस्ट्री। टेस्ट सीरीज का टोटल प्राइस जो है वो है 2490। जैसे ही आप ये प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे आपके 600 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा और आपको ओनली 1890 पे करना पड़ेगा। और इस टेस्ट सीरीज की सबसे खास बात बता दूं, मैंने आपको 2019 की भी क्वेश्चंस इसमें दिए हैं। 2019 के टेस्ट पेपर भी आपके लिए अपलोड कर दिए जो 2019 की टेस्ट सीरीज थी। तो वो जो टेस्ट है वो पेपर 1 के नाम से है तो और 2020 वाला टेस्ट पेपर 2 के नाम से आपके पास आएगा। जैसे इसमें क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पेपर 1 वो 2019 का है, उसके नीचे उसके वीडियो सॉल्यूशन दिए गए हैं। फिर नीचे आएगा 2020 पेपर 2, उसके नीचे उसके वीडियो सॉल्यूशंस के लिंक दे दिए जाएंगे आपको। तो ये ऐसे आपको ये टेस्ट सीरीज करना है। और इस आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करें, पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बीवाइज क्लासेस नोट्स डाउनलोड कर ले। बीवाइज क्लासेस ऐप से नोट्स डाउनलोड नहीं होंगे, ये बात जरूर नोट कर ले। अगर नोट्स डाउनलोड करने तो bywise-classes.com से करें। नोट्स डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, नोट्स पढ़ लें। जो बुक्स आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वही कर लें, ज्यादा बुक्स प्रैक्टिस ना करें। या तो जैसे किसी भी कोचिंग का एक मॉड्यूल कर लिया प्लस फिंगर टिप्स, इतना काफी है। इसके अलावा और कोई बुक करने की जरूरत नहीं है। बस नीट और एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर कर लें। इतना नीट के लिए बहुत ज्यादा है, इतना भी कर लें। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपके लिए। कुछ स्टूडेंट्स अब मुझे बोल रहे सर आपने बोला केमिस्ट्री में जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी करने हैं। हाँ करने हैं, लेकिन अभी नहीं। कब करने हैं, नीट और एम्स का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा जब सिलेबस हमारा पूरी केमिस्ट्री तैयार होगी जब सॉल्व करेंगे। क्योंकि जेई मेंस में और आईआईटी एडवांस में अदर एक दूसरे चैप्टर को लिंक करके क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, तो आपसे सॉल्व नहीं होंगे और आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो प्लीज पहले इतना ही करें, इतना ही काफी है। अगर आपके पास किसी कोचिंग का मॉड्यूल नहीं है तो आप या तो एक एमटीजी गाइड करके बुक आती है या तो ये कर ले, या मैंने लिख दिया बीच में और दोनों नहीं करनी, या सिंगेज की जो बुक आती है सिंगेज वाली बुक कर सकते हैं। सिंगेज आती है एक ऑब्जेक्टिव नीट की बुक, उसमें आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहते हैं पर चैप्टर 200 से 300 क्वेश्चन रहते हैं। ध्यान रहे पर चैप्टर 300 क्वेश्चंस इज मोर देन एनफ, इतना बहुत है। ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश ना करें और इनको दोनों ये इतना कर लोगे तो आप 300 350 क्वेश्चन हो जाएंगे, इतना बहुत ज्यादा है। समझ आ रही बात, बस इतना ही करें। ये आपसे रिक्वेस्ट भी है और आपको ये सजेशन भी है, क्योंकि हमें हर चैप्टर करना है, ना कि हमें एक ही चैप्टर करना है। सभी चैप्टर करने, सभी के क्वेश्चंस करने। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर दो, उसके बाद तुम कितने भी करते रहना। समझ आ रही ना बात, तो इसको फॉलो करें और केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज जरूर कर ले। इस बार अगर आप अच्छे से आज से ही स्टार्ट कर देते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपके 170 प्लस तक मार्क्स आ सकता है। पहले मैं बोलता था 160 प्लस, क्योंकि मुझे लगता था कि 160 प्लस कर देंगे बहुत अच्छा, लेकिन इस बार स्टूडेंट्स ने 170 प्लस करके दिखा तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैं उम्मीद करता हूं इस बार काफी स्टूडेंट्स 170 प्लस करके दिखाएंगे। तो ये है आपके टेस्ट सीरीज के बारे में बातें, और जो मैंने बताया उसी को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं जैसे टेस्ट की वीडियो सॉल्यूशंस पूरे देखूंगा, कोशिश करो कि पूरे देखो। पूरे देखने का एक बेनिफिट ये है कि मैं कई बार बीच में आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, कुछ चीजें बता देता हूँ, तो वो बेनिफिट मिल जाता है। या वो क्वेश्चन जरूर देखें जो आपके मिस्टेक हो रहे हैं, वो तो मस्ट है आपको देखना, और जो मिस्टेक हो रहे हैं वो नोट डाउन भी कर दें आप अलग से। तो ये प्रोसीजर रहेगा, ऐसे आपको फॉलो करना है। और प्लीज जल्दी से जल्दी जिन्होंने केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है वो केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर दें। bywise-classes.com विजिट करके प्रोमो कोड लगा देना कैपिटल लेटर में केमिस्ट्री, 600 डिस्काउंट मिल जाएगा जो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। एक लास्ट डाउट,
बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं सर मैं तो नवंबर में ज्वाइन करूंगा, मैं तो जनवरी में करूंगा, मैं तो फेब में करूंगा। अगर आप जितना लेट ज्वाइन करेंगे आपका उतना ही नुकसान होगा। आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर दें, क्योंकि टेस्ट का तो ऐसा कर रखा है, कोई भी टेस्ट कभी भी दे सकते हो आप, किसी भी टाइम किसी भी दिन। क्योंकि बीवाइज क्लासेस में ऐसा नहीं कि आज टेस्ट का टाइम फिक्स कर दिया 9 to 10 तो 9 to 10 ही देना है, कभी भी ज्वाइन करके कभी भी कर सकते हो आप। लेकिन मेरा ये पर्सनल सजेशन है, टेस्ट सीरीज आज अभी ज्वाइन करो, आप ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आपको बातें समझ में आई होंगी, केमिस्ट्री को कैसे फॉलो करना है, टेस्ट सीरीज को कैसे फॉलो करना है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। पहला टेस्ट था इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब हम टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखो क्या दिया गया है, 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स। भाई 1 मोल CH4 के पास क्या क्या है? पहला ऑप्शन जैसे 6.02 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1.81 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन। तो मैं सारे बता दूंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको मोल बता देता हूं क्या होता है। मैंने बोला आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो व्हाट इज मोल? मोल क्या है? तो मोल जो है, मोल क्या है? एक मैथमेटिकल नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है 6.022 into 10 की पावर 23। बाकी और कुछ भी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं 1 डजन, ये हो गया 1 मोल। अगर हम बोले 1 डजन, 1 डजन का मतलब 12। समझ आ रही बात? अगर मैं बोल दूं 1 डजन बनाना तो 12 बनाना, 1 डजन मैंगोज तो 12 मैंगोज, 1 डजन पेन तो 1 डजन पेन, 1 डजन एटम्स तो 1 डजन एटम हो जाएंगे, 12 एटम हो जाएंगे, और 1 डजन मॉलिक्यूल तो 12 मॉलिक्यूल। इसका मतलब बस इतना है। 1 डजन का मतलब जैसे 12 है, वैसे ही 1 मोल का मतलब ओनली 6.022 into 10 की पावर 23 है। इसका और कोई मतलब नहीं है। समझ आई बात? कि इसका मतलब ये ध्यान रखें कि नंबर है जिसकी वैल्यू इतना है। जैसे मैं बोल दूं 1 मोल एटम तो कितने, इसको Na भी बोलते हैं, यानी Na एटम्स। 2 मोल एटम्स बोल दो तो 2 Na एटम्स, 3 मोल एटम्स तो 3 Na एटम्स। अगर अपने को बोलते हैं 1 मोल मॉलिक्यूल तो यानी Na मॉलिक्यूल 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही 2 मोल मॉलिक्यूल बोलते हैं 2 Na मॉलिक्यूल्स, है ना। जैसे अगर अपने को बोलते हैं 2 डजन मॉलिक्यूल तो 12 मॉलिक्यूल। तो ये एक नंबर है, जैसे 1 डजन का मतलब है 12 और 1 मोल का मतलब है Na। बस ये एक नंबर है, इतना ध्यान रखना है। हमने देख लिया मोल, मोल एक नंबर है। अगर मोल की डेफिनेशन की बात करें, यानी साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें, तो इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज एज मेनी एंटिटीज एज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम ये होता है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? भाई 12 ग्राम ले लिया हमें, कार्बन 12 आइसोटोप है, इसका 12 ग्राम ले लिया, तो इसमें जितने कार्बन एटम्स होंगे ना, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, वही एक मोल की संख्या होगी। वही एक, उसको एक मोल कह देंगे, उस संख्या को एक मोल कह देंगे, और वो ये आएगी। समझ आ रही बात? जैसे कार्बन 12 के एक एटम का 12 कार्बन 12 के 1 एटम का मास जो होता है वो होता है 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, है ना। ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना। ये मेजर किया जाता है इंस्ट्रूमेंट से, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक एटम का इतना मास है भाई। अब हम एक बात बोल सकते हैं 1.992648 ग्राम कार्बन 12 है कितने 1 एटम, ठीक। और 1 ग्राम में कितने आएंगे यूनिटरी मेथड से 1.1.92648 इंटू 10 की पावर -23 एटम्स। और अगर आपको 12 ग्राम में करने हो, 12 ग्राम में कितने आएंगे, ये क्या करते हो इंटू में 12 कर देना, 92648 इंटू 10 की पावर -23 इंटू 12। तो ये लगभग 2 है, तो ये 2 से थोड़ा सा कम है, 2 पॉइंट, ये 6 पॉइंट समथिंग पे जाएगा, और 10 की पावर 23 ऊपर चला जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग इतना आ जाता है। इतने एटम्स है। और इस नंबर को, ये जो नंबर आया कि कितने एटम है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में, तो उस जितने एटम्स है उसको कहते हैं 1 मोल। एक ये नंबर है, बस ये था मोल। समझ आ रही? तो डाउट नहीं होना चाहिए मोल के बारे में, बस मोल एक नंबर, इतना ध्यान रखो। फिर कभी कभी मोल के साथ आपके साथ क्या करता है, अगर कई बार है ना आपको ऐसा लिख के देता है भाई फाइंड ग्राम एटम, है ना, तो ग्राम एटम देखते ही आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। ग्राम एटम जब भी पूछ देना तो आपको ये समझो कि ये पूछ रहा कितने मोल एटम है, कितने मोल एटम है। और कई बार आपने मोल को ऐसे लिखा हुआ, ये तो मोल है, और अगर मोल को ऐसे लिख देना इट इज यूनिट ऑफ मोल, ये मोल की यूनिट है। जैसे वेट की क्या है केजी, यूनिट लेंथ की क्या है मीटर, सेंटीमीटर,
या किलोमीटर, है ना। तो वैसे ही मोल की यूनिट है, ये मोल है और ये इसकी यूनिट है, ठीक है। तो और ग्राम मोलिक्यूल लिख दे, बोले कि आपको इसमें कितने ग्राम मोलिक्यूल है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा कितने मोल मोलिक्यूल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यूज होगा, आगे भी यूज होगा, मैं बार बार बताऊंगा नहीं आपको, कॉन्सेप्ट एक बार ही सिखाऊंगा। तो मैंने पहले क्वेश्चन में पूरा सिखा दिया आपको मोल। अब मोल में एक चीज और आती है कि मोल में कैलकुलेशन आती है कि मोल कॉन्सेप्ट जब हम करते हैं कि मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे अपने को नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके तीन मेथड है। अगर अपने को वेट दे रखा है तो उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। वेट को मोलर मास से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा होता है ये, अगर अपने को नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज समझो आप पहले, मान लीजिए मेरे को बोलते कि 60 डजन पेन है, सॉरी 60 पेन है, ऐसा बोल दे 60 पेन है, तो बताओ कितने डजन पेन है। आप क्या करोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे, 5 डजन पेन है। तो ऐसे ही अपने को नंबर ऑफ एटम्स दे दिया, कोई भी एंटिटी नंबर ऑफ उसकी वैल्यू दे दे, तो इतने एटम्स है, जैसे ये बोल दिया n एटम्स है, तो बताओ कि कितने मोल एटम्स है। तो जैसे अपने को डजन निकालने के लिए 12 से डिवाइड किया, तो कितने मोल निकालने, तो इस वैल्यू से डिवाइड कर दो, यानी n से डिवाइड कर देंगे। एक ये कैलकुलेशन है। और तीसरी कैलकुलेशन क्या है, वो है गैसेज के लिए, ओनली फॉर गैसेज, ओनली फॉर गैसेज। ये ध्यान देना यहाँ पे, है ना। गैसेज के लिए कभी भी लिक्विड के लिए नहीं लगाएंगे। और इसका मतलब होता है जैसे कोई भी गैस है वो एसटीपी या एनटीपी पे, एसटीपी या एनटीपी, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम या 1 बार को क्या कहते हैं, एसटीपी कहते हैं। तो इस पे कोई भी गैस हो, उसके 1 मोल का वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर है। समझ आई बात। मेरे को मान लीजिए ये बोल दिए कि एसटीपी पे H2 गैस का वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। CO2 का 1 मोल का कितना वॉल्यूम होगा, उसका भी 22.4 लीटर। O2 का कितना होगा, O2 का भी इतना ही होगा, 22.4 लीटर। O2 के 1 मोल का, हीलियम के 1 मोल का वॉल्यूम भी 22.4 लीटर। सभी गैसेज का एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम। अगर बात करें एसटीपी पे, और मेरे को दे दे कि मान लीजिए मेरे को दे दिया N2 गैस है और ये है 29.6 लीटर गैस है एसटीपी पे, बताओ कितने मोल है। तो हम क्या करेंगे, 22.4 से डिवाइड कर देंगे, 4 मोल आ जाएगा। तो ऐसे ही कभी भी अपने को एसटीपी पे वॉल्यूम दे रखी है लीटर में, तो डिवाइड बाई 22.4 करते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हैं बस मोल की कैलकुलेशन के। कभी आपको उल्टा करवाता, कभी सीधा करवाता, कभी इनको कंपैरिजन करवा लेता। जैसे हम क्या ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू W/M। जब वेट देखा, ध्यान रखना वेट यहाँ पे ग्राम में लेना है, वेट डिवाइड बाय मोलर मास। एटम का मास दे रखा तो एटॉमिक मास, 1 मोल एटम का मास, और मॉलिक्यूल का दे रखा तो मॉलिक्यूलर मास। और यहाँ पे क्या होगा, N/Na, और ये वॉल्यूम अपॉन 22.4। तीनों ही फॉर्मूले से क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो तीनों इक्वल हो सकते हैं। कई बार क्या करता है, अपने को वेट दे देगा, मोलर मास, वेट और नंबर ऑफ मोल्स दे देगा, मोलर मास पूछ लेगा, नंबर ऑफ मोल्स मोलर मास दे देगा, वेट पूछ लेगा। ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछता रहता है। ऐसे दे दे, अपने को वेट दे दिया और मोलर मास दे दिया उसका, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ ले, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल के इनको कंपेयर कर दो। तो ऐसे क्वेश्चन करने रहते हैं। गैसेस दे के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करा के आपसे मोल्स वॉल्यूम पूछ सकता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम हमेशा लीटर में रखना है। तो ये क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन है। तो ये मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सारा कॉन्सेप्ट जितने भी है एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। तो पहले एग्जांपल से, पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स, क्या दे रखा है, 1 मोल CH4 कंटेन्स, ये दे दिया आपने को। पहला दे रखा है 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। देख लेते हैं 1 मोल में। अब एक बात बताओ, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे CH4 के, मैं बोल दूंगा NaCH4 मॉलिक्यूल होंगे ना, ठीक है, यही तो होगा भाई, ये मॉलिक्यूल है। अगर ऐसा लिखता 1 मोल कार्बन एटम, तो हम बोलते हैं इसमें Na कार्बन एटम है, लेकिन यहाँ पे तो इसने मॉलिक्यूल दे रखा है, तो हम बोलेंगे Na मॉलिक्यूल है। समझ आई बात। अब देखो ये CH4 का एक मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल में आपको हाइड्रोजन के कितने एटम दिखाई दे रहे हैं, 4 एटम, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर ये 4 एटम हाइड्रोजन के हैं यहाँ पे, तो एक मॉलिक्यूल में, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, 4 Na हाइड्रोजन एटम होंगे ना। यानी हम क्या लिखते हैं, 4 × 6.022 × 10⁻23 H एटम्स। तो ये पहला ऑप्शन में तो दे रखा है इसने ओनली Na एटम्स, ये तो रॉन्ग है, तो पहला तो नहीं हो सकता। दूसरा ट्राई करो, 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के इतने एटम आ गए। अब पूछ रहा कितने ग्राम एटम है ये,
ग्राम एटम यानी हाइड्रोजन के मोल एटम पूछ रहा है, तो हम हाइड्रोजन के क्या कर सकते हैं 4 Na एटम्स बोलेंगे। 4 Na एटम्स हो गए ना हाइड्रोजन के टोटल, तो 4 Na के मोल्स फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल जब दियो Na से डिवाइड कर दो, कितने आ गए 4 मोल एटम, जिसको हम ग्राम एटम भी बोल सकते हैं। तो ये सही है, ये सही है कि नहीं है? सेकंड सही है। थर्ड में दे रहे हैं 1.81 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो यहाँ पे तो हमने लिखा ना Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, तो Na यानी 6.022 into 10 की पावर 23, वहां पे बोल रहे हैं 1.81 into 10 की पावर 23, तो वो रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है 3 ग्राम ऑफ कार्बन। अब देखो ये 1 मोल है, 1 मोल का मास कितना होगा 16 ग्राम होगा इसका CH4 का, यानी इसमें 12 ग्राम तो क्या है कार्बन प्लस 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो ये है इसमें। तो देखो, तो अब हम क्या बोलेंगे, इसमें 3 ग्राम बोल रहे हैं, तो इसका डी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो भी रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल में पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और मोल कॉन्सेप्ट भी काफी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंस इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम 5 केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 है। तो पहला हम क्या पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, तो पहला ये पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है भाई, मास कंजर्व रहेगा। मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन करवाई, रिएक्टेंट था वो कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इस रिएक्टेंट का मास मान लीजिए 10 ग्राम रहा होगा और ये खत्म हो गया प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इसको ये भी 10 ग्राम मिलेगा। भाई मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जितना मास यहाँ था अगर ये इसमें कन्वर्ट हो जाए तो ये टोटल मास यहाँ मिल जाएगा, तो ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आपको ये कहता है कि मतलब अगर कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें उसके एटम्स का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जो है उनका प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा। जैसे हम बात करें बाई मास, जैसे H2 है, H2 में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम है, यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम क्या है ऑक्सीजन, ऐसा बोल दे, ऐसे बोल दो बाई मास बोले, 2 मास इसका है और इसका 16 है, हमेशा 1:8 के रेशो में रहेगा इनका बाई मास। तो H2 चाहे तो आप है ना, ये मेरे पास बोतल है इसका ले लो, या आपके घर में जो पानी है मटके में हो सकता है, आपके आरओ में है, या कहीं ऐसे बाथरूम में है, या आपके टैप से जो वाटर आ रहा है, या आपका रिवर से वाटर आ रहा है, रिवर में वाटर है, सी वाटर है, कहीं से भी ले लो तुम, तो H2 अगर बन रहा है तो H2 में उसका रेशो 2:16 आएगा। अब जैसे CO2 है, CO2 तो मैं क्या करूं, एयर में जो CO2 उसमें कार्बन इज टू ऑक्सीजन का जो रेशो है, तो यहाँ पे कार्बन 12 ग्राम है तो ये 32 ग्राम है, 12:32 है। अगर मान लीजिए मैं CaCO3 S को तोड़ के CO2 ऑब्टेन करूं तो इसमें भी कार्बन का रेशो, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो यही आएगा, मतलब उनके मास का रेशो वही रहेगा, चाहे सोर्स कुछ भी है, चाहे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी, उस पर डिपेंड नहीं करता। दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट थर्ड जो आता है आपको, जो सबको टफ लगता है बच्चों को, तो थर्ड करते हैं, ये आगे भी इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है इसमें कुछ भी नहीं है। देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ने ये कहा अगर दो एटम, दो एलिमेंट क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, तो एक एटम का, एक एलिमेंट का अगर फिक्स मास अदर एलिमेंट के डिफरेंट मासेस से, एक एलिमेंट का फिक्स मास अदर एलिमेंट के डिफरेंट मासेस से रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड बनाता है अलग अलग, तो इसके जो मासेस रिएक्ट कर रहे हैं इसके फिक्स मास के साथ, ये एक सिंपल रेशियो में होंगे। समझ आई बात? तो क्या हुआ, बोला जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, बोला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट बना सकते हैं। जैसे इन्होंने मान लीजिए क्या बना दिया, एक तो बना दिया H2O और एक बना दिया H2O2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो इसका फिक्स मास कितना लिया, हाइड्रोजन का 2 और यहाँ भी 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन के डिफरेंट मास ले लिए, ये 16 ले लिया और ये 32 ले लिया। समझ आया कि लिया, एक बार 16 ले लिया, एक बार 32 ले लिया। तो बोला जब दो एलिमेंट, ये दो एलिमेंट क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे से, और एक का मास फिक्स कर दिया जाए और वो दूसरे के डिफरेंट मास से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाए अलग अलग, तो उसके जो डिफरेंट मासेस है उनका रेशो एक होल नंबर होगा। जैसे इसका रेशो 1:2 आएगा, 1:2, 1:3 ऐसे आएगा हमेशा। ये बात बिल्कुल सही है। आप एक छोटी सी बात सोचो, जब ये कंबाइन करते हैं,
जब ये कंबाइन करते हैं तो क्या होता है भाई, हाइड्रोजन के 2 एटम है, अगर तो मास फिक्स कर दिया, 2 एटम का फिक्स किया ना आपने 2 ग्राम, यानी 2 एटम ले लिए फिक्स तुमने। ऑक्सीजन के एटम चेंज कर रहे हो, एक बार ऑक्सीजन का 1 एटम लिया, एक बार ऑक्सीजन के 2 एटम लिए। भाई हम क्या बोल रहे हैं यार, ऑक्सीजन का कभी आधा एटम लेते हैं या 1.5 एटम लिया हो या 2.5 एटम लिया हो, कभी भी नहीं लेते ना। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4 एटम 5 एटम ऐसे लेते हैं अलग अलग। तो आप एक बात बताओ, उनका एटम का रेशियो क्या है, 1:2:3:4:2। तो उनका मास का रेशियो भी तो 1:3:4:5 ऐसे आएगा, समझ गए ना। तो ये है, जैसे अगर हम बात करें भाई CO2 है, CO है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, CO। कार्बन का 12 मास लिया और इसका 16 लिया। अब CO2 ले लो आप दूसरा, तो इसमें क्या करोगे, इसका 12 लिया, इसका 32 लिया। तो इसका फिक्स मास, इसके जब डिफरेंट मास इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसका ये एक सिंपल रेशियो बियर करते हैं। सही तो है। तो सीधी सी बात है, तुम ऐसा समझो ना यार, ये तो मतलब डेफिनेशन हो गई। तुम खुद दिमाग से सोचो कि हम एक के तो फिक्स नंबर ऑफ एटम ले रहे हैं, एक के एटम अलग अलग रहे, कभी 1 ले लिया, कभी 2 ले लिया, कभी 3 ले लिया, कभी 4 ले लिया, ऐसा समझे। जैसे अगर नाइट्रोजन की बात करें, जैसे नाइट्रोजन का होता है, पहला होता है N2, दूसरा होता है NO और N2O3 बनता है, N2O4 बनता है, N2O5 बनता है। तो यहाँ पे देखो हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मासेज क्या क्या लिए। नाइट्रोजन का यहाँ पे 28, यहाँ पे लिया 14, यहाँ पे 28 और यहाँ पे 28 28 28। ऑक्सीजन का एक एटम है 16, एक एटम है 16 और एक 3 एटम है 48 और यहाँ पे ये 4 एटम 64 और ये 80। अब एक चीज देखो छोटी सी, यहाँ पे हमने नाइट्रोजन का हर जगह 28 लिया है, तो यहाँ पे हमने 28 लिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा। अब देखो नाइट्रोजन के फिक्स मासेज को आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेज से रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हो। तो ऑक्सीजन का मास देखो 16, 32, 48, 64, 80, यानी 1:2:3:4:5 के रेशो में रिएक्ट कर रहा है। तो यानी ये क्या डिफरेंट एटम्स है, ये क्या है डिफरेंट। भाई आप एक काम करो, आपने नाइट्रोजन के 2 एटम फिक्स कर दिए और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम रिएक्ट किया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यही तो कर रहे हो। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है कि कभी भी जब 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं, अगर डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्मेशन के लिए, अगर हम एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दें और दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मासेस से रिएक्ट करवाएं तो डिफरेंट मासेस एक सिंपल रेशो बियर करेंगे। समझ आया कि नहीं आया। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, इतना आसान। तो इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में समझा। तो ऐसे मैं आपके बीवाइज क्लासेस केमिस्ट्री bwise-classes.com पे जो केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज है, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा। तो आप ये ज्वाइन करके रखो, पूरे वीडियोस देखा करो, ठीक है। और इससे पहले 2019 के वीडियो देख लिया करो, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, 2 बार क्लियर होंगे। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। अब इसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। जैसे इसमें ऑप्शन दे रखा है, इसमें पूछ रहा है कौन सा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करता है। जैसे पहला दिया CO एंड CO2, तो ये तो हमने अभी ऑप्शन में देखा था, ये तो आंसर है सही, तो यही आंसर आ जाएगा। चलो B C D और ये भी समझा देता हूँ आपको चेक करने के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक क्लियर रहे। ये इधर का H2 एंड D2O, तो उसने क्या बोला, 2 सेम एलिमेंट कंबाइन करने चाहिए। यहाँ पे तो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे ड्यूटेरियम ऑक्सीजन, तो यहाँ पे फॉलो हो ही नहीं सकता। 2 सेम एटम कहाँ है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है NaCl NaCl एंड NaBr, यहाँ भी यही किया इसने, यहाँ पे Na और Cl ले लिया, यहाँ पे Na और Br ले लिया। सेम एलिमेंट होने चाहिए, 3 नहीं 2 एलिमेंट सेम। नेक्स्ट है ऐसे ही MgO ले लिया और यहाँ पे ले लिया MgOH ट्वाइस, यहाँ पे Mg तो सेम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ले लिया, तो इसको भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सेकंड का आंसर ए। इसके बाद फोर्थ जो आता है गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। अब ये क्या कहता है, इसका ये तो बहुत शानदार है, ये बहुत आसान है। बोला जो गैसियस एलिमेंट है, गैसियस रिएक्शंस होती हैं, तो उनमें क्या है, जो गैसियस रिएक्टेंट है वो क्या करते हैं, एक वॉल्यूम के रेशो में कंबाइन करते हैं। जैसे इसको एग्जांपल से समझो, क्योंकि मैं है ना ये डेफिनेशन बताने में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, हम डेफिनेशन रटते रहे उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये जैसे गैसियस रिएक्शन है, ठीक, गैसियस रिएक्शन में हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे अगर इसका 1 लीटर लिया है तो इसका, आप ये देखो, इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्री 2 है।
तो बोल देंगे यहाँ पे इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल दे रहा है, या तो ऐसा बोल सकते हैं, हम ऐसा पढ़ते हैं, ये दे दिया, या ऐसा बोलते हैं इसका 1 मॉलिक्यूल H2 का 1 मॉलिक्यूल Cl2 के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl दे रहा है। और जब अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस है तो हम उसको गैसियस टर्म में भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इसको बोल सकते हैं इसका 1 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम के साथ कंपेयर करके रिएक्ट करके इसका 2 वॉल्यूम दे रहा है, या ऐसा बोल दो इसका 1 लीटर इसके 1 लीटर के साथ रिएक्ट करके 2 लीटर दे रहा है, या इसका 1 ml इसके 1 ml के साथ रिएक्ट करके 2 ml दे रहा है। तो ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज गेल-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, है ना भाई। हम क्या कर सकते हैं, जो गैसियस रिएक्शंस हैं उनमें वॉल्यूम के रेशियो में उनको कंबाइन करवा सकते हैं, या उनको वॉल्यूम के रेशियो में लिख सकते हैं। भाई इसका 1 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम दे रखा है स्टोइकियोमेट्री कंपैरिजन में। ठीक, समझा? तो ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट है इससे भी आसान, अवोगाद्रोस लॉ। अवोगाद्रोस लॉ ये क्या कहते हैं भाई, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई मतलब टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम हो जाए तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको समझो थोड़ा सा। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? तो प्रेशर आपने कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर सेम कर दिया, टेम्परेचर सेम कर दिया, आर कांस्टेंट है, हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एन। दिस एन इज आल्सो कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, हेंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब यही तो हुआ, समझ आया कि नहीं यार? मतलब मैं अगर ऐसा बोल दूं 22.4 लीटर CO2 है STP पे, और 22.4 लीटर H2 है, और 22.4 लीटर O2 है STP पे, तो इन तीनों के ही 1 मोल होंगे। CO2 का भी 1 मोल होगा STP पे, इसका भी 1 मोल होगा, इसका भी 1 मोल होगा STP पे। और STP यानी सेम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर तो सबके लिए सेम है, यानी इसमें N मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसमें भी N मॉलिक्यूल्स और इनमें भी N मॉलिक्यूल है। बताओ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बात सही हो रही कि नहीं? तो ये भी प्रूव हो गया आपका। तो ये था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये मैंने आपको कंप्लीट समझा सेकंड क्वेश्चन के साथ। तो ऐसे केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज के साथ साथ मैं आपको कंप्लीट सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। आप क्वेश्चंस एक एक देखते चलो, आपकी केमिस्ट्री में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। बस जितना मैं बोलता हूं उतना फॉलो करते चलो। आपकी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, क्या कॉन्सेप्ट एग्जामिनर पूछ सकता है, आप मिस्टेक क्या कर सकते हो, कौन सा कॉन्सेप्ट एग्जाम में इस बार आ सकता है। जैसे मुझे लगता है इस बार लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एग्जाम में आ सकता है, नीट में इस बार लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पूछ सकता है, और बहुत आसान है, मैंने इसीलिए इतना डिटेल में समझाया। तो ऐसे मैं आपको बताता चलूंगा हर चैप्टर में 8-10 पॉइंट कि ये पूछ सकता है, वो पूछ सकता है, और एग्जाम उन्हीं में से आ जाएगा आपका पूरे का पूरा, तो ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको केमिस्ट्री में। तो प्लीज केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन की है, साथ की साथ पूरा कंप्लीट करते चले, मेरे अकॉर्डिंग करें, आपके मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, चाहे आप कोचिंग में प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप घर बैठे प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है वो bewiseclasses.com विजिट करके प्लीज केमिस्ट्री की जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा कुछ नहीं रहने दो। क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हैज द फॉलोइंग परसेंट कंपोजिशन, कैल्शियम 40%, कार्बन 12%, ऑक्सीजन 48%. It is the law of constant proportion is true, then the weight of calcium in 4 gram of a sample of calcium carbonate obtained from another source will be। भाई ये बोल रहा है एक CaCO3 है, CaCO3 में बोल रहा है कि 40% तो कार्बन है और 40% तो कैल्शियम है, 12% आपका कार्बन है एंड 48% ऑक्सीजन है। तो अब बोल रहा है अगर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन अगर फिक्स है, जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन में समझा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर रहा है ना, हाँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोल दो है, डेफिनेट प्रोपोर्शन बोल दो, एक ही बात है भाई। इसका मास जितना है ना उतना ही रहेगा,
इसका जितना रेशो, इसका जितना रेशो, इसका जितना रेशो, मास का रेशो जो कंबाइन कर रहा है उसी रेशो में कंबाइन करेगा। चाहे आप CaCO3 अमेरिका से ले आओ, चाहे इंडिया से ले आओ, चाहे न्यूजीलैंड से ले आओ, चाहे धरती से ले लो, चाहे मार्स से ले लो। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये है। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। तो हर जगह मास फिक्स रहेगा। अब ये देखो, हम ये इसका मास होता है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में सीधी सीधी बात है कि 40% क्या है, 40 क्या है, 40 ग्राम कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन। सीधी सी बात ये। अगर 100 ग्राम में, ये कैल्शियम के बारे में पूछ रहा ना, 4 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर सोर्स विल बी 4 ग्राम, 100 ग्राम कैल्शियम में 100 ग्राम CaCO3 में कैल्शियम कितना है, 40 ग्राम है। और 1 ग्राम में कितना होगा, हम तो हमेशा किससे करेंगे, पूरी फिजिकल यूनिटरी मेथड से। 1 ग्राम में कितना होगा, 40/100 ग्राम कैल्शियम। अगर बात की जाए 4 ग्राम CaCO3 में कितना कैल्शियम होगा, 40/100, 1 में इतना है तो 4 में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 4, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 1.6 ग्राम कैल्शियम। 4 ग्राम में इतना कैल्शियम होगा। आंसर चेक कर लो, सी आ गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हम सारी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे ही किससे करेंगे, यूनिटरी मेथड से करेंगे। देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। अब फोर्थ क्वेश्चन भी वैसा ही है, 2 एलिमेंट्स, ये है ना आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। बोल रहे 2 एलिमेंट x एंड y हैव एटॉमिक मास 14 एंड 16। अगर लंबा क्वेश्चन दिखे लिख लिया करो, लंबा क्वेश्चन दिखता है उसको वैसे ही लिख लो, 14 एंड 16। ये हो गई पहली लाइन। दे फॉर्म्स ए सीरीज ऑफ कंपाउंड A B C D एंड E। बोल रहे वो क्या करते हैं, A B C D E 5 कंपाउंड बनाते हैं, इन विच द सेम अमाउंट ऑफ एलिमेंट x भाई x की अमाउंट यहाँ पे क्या है, x की अमाउंट सेम है सभी में, ठीक। बोला y इज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 1:3:4:5, 1:2:3:4:5। बोला y का रेशियो ये है सभी कंपाउंड्स में। इफ द कंपाउंड A हैज 28 पार्ट्स बाय वेट ऑफ x एंड 16 पार्ट ऑफ बाय वेट ऑफ y। बोला कंपाउंड A में जो इसका कितना है, 28 पार्ट्स बाय वेट ऑफ x, इसका वेट कितना 28 और y का कितना बोल रहा है 16। देन द कंपाउंड C विल हैव 28 पार्ट्स बाय वेट ऑफ x। भाई इसका तो फिक्स रहेगा हर जगह, इसका फिक्स रहेगा। तो बोल रहा C का अगर x का C में, कंपाउंड C में x का 28 है तो y का कितना होगा, तो y का तो इस रेशियो में आएगा ना 1:2:3:4:5। तो यहाँ पे 16 रहा तो यहाँ पे 32 रहा होगा, यहाँ पे 48, यहाँ पे 64 और यहाँ पे 80, तो सब में इतना रहा होगा भाई। और अपने से C में पूछा गया तो 48 बता, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन ऐसे सिखा कि पढ़ना कैसे है, नहीं तो लंबा बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है तो आप क्या करते हो, देखते ही छोड़ देते हो। तो मैंने क्या किया, एक एक लाइन जो उसने बोल रखी थी वो लिख ली। आपको भी रफ कॉपी पे ऐसे ही लिखना चाहिए। तो ये देखो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 48 पार्ट्स बाय वेट ऑफ y। तो 48 पार्ट्स बाय वेट ऑफ y क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, तो आंसर इसका क्या आएगा, C आ जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन का मेथड है। आपको भी ऐसे ही सोचना है। केमिस्ट्री में, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस जैसे मैं सोचना सिखाऊंगा वैसा ही सोचना है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी वैसा सोचना जैसे मैं सिखाऊंगा। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, सारी प्रिपरेशन मैं कराऊंगा आपकी। क्वेश्चन नंबर 5th, the equivalent weight of MnSO4 is half its molecular weight when it is converted to। देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। ये होता है आपका इक्विवेलेंट वेट और बहुत आसान है। n फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड कितने H+ देगा उसका n फैक्टर है। जैसे HCl 1 देगा, ठीक, इसका 1 होगा। H2SO4 2 देगा, इसका 2 होगा। HClO4 1 देगा, इसका 1 होगा। H3PO4 ये बनेगा ऐसे, H3PO4 जितने भी ऑक्सीजन से अटैच है ये सारे हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, तो इसका 3 होगा। और यहीं पे H3PO2 हो जाए, H3PO3 हो जाए, ये H3PO3 है आपका। तो ये H रिप्लेसेबल नहीं है, कौन से जो ऑक्सीजन से लगे वही रिप्लेसेबल, तो इसका 2 होगा। तो ऐसे ही इसका कितना होगा, H3PO2 का, इसमें ओनली एक रिप्लेसेबल है, 1 होगा इसका। ऐसे ही बेस का n फैक्टर की बात करें तो बेस के केस में कितने OH- देगा, या एसिडिटी ऑफ ए बेस कितने एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे NaOH का 1 होगा भाई, MgOH2 का 2 होगा, KOH का 1 होगा, AlOH का 3 होगा, COH का CaOH2 का 2 होगा। अगर बात करें कोई आयन दे रखा है, आयन पे जितना चार्ज है
मान लीजिए ए एल्यूमिनियम प्लस 3 है तो इसका 3 होगा, सोडियम प्लस का 1 होगा, Mg2 प्लस का 1 होगा, OH माइनस का 1 होगा, F माइनस का 1 होगा, N3 माइनस का 3 होगा, जितना उसमें चार्ज है। कोई सोल्ट दे रखा, सोल्ट पे टोटल चार्ज देख लो, टोटल चार्ज ऑन कैटायन, या तो कैटायन पे टोटल चार्ज देखो या एनायन पे, और साइन के साथ नहीं रखते। जैसे मान लीजिए मेरे को दे दिया NaCl, तो इस कैटायन पे कितना चार्ज है +1 और एनायन पे -1, तो टोटल चार्ज देख लो एक पे कितना है, या कैटायन पे या एनायन पे, और विदाउट साइन रखते हैं उसको। जैसे मेरे को बोल दिया MgCl2 बोल दिया, तो इसमें Mg पे कितना है +2, AlCl3 पे +3, ठीक ऐसे करते हैं। मान लीजिए मेरे को दे दिया Al2SO4, K2SO4, MgSO4 .24H2O, तो इसमें तो 0 आएगा, इसका काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कैटायंस है एल्यूमिनियम +3, कितने कैटायन है 2, K2SO4 में 2K+ और Mg2+, इसमें Mg2+, तो टोटल चार्ज देखो, इसमें +3 2 है, +3 इसे प्लस रखने की जरूरत नहीं है, इस पे 2, इस पे कितना आ गया 2, टोटल 10 हो गया, इसका फैक्टर 10 है। समझ आई बात। ऐसे ही अगर बात करें रिएक्शंस पे, रिएक्शन में मान लीजिए Mn है, Mn +2 से +7 में गया, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, कितने लूज किए, कितने गेन किए कितने लूज किए, उसका इनफैक्टर होगा। तो इसने मान लीजिए कितने 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 लूज कर दी, कितने लूज किए, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसका इनफैक्टर कितना होगा 5 होगा, तो यहाँ पे इनफैक्टर कितना आ गया 5 आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो 5 से डिवाइड कर दो। अगर उल्टा भी हो रहा है Mn +7 Mn +2 में जा रहा है, तब भी इनफैक्टर 5 है। मान लीजिए Mn क्या कर रहा है +2 से +4 में जा रहा है, तो इसका इनफैक्टर कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसका 2 होगा। अगर उल्टा सोचो ऐसे, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तब भी इनफैक्टर 2 होगा। भाई कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कितने लूज करता है, समझ आ रही बात। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें करने रहते हैं, ये प्रोसीजर रहेगा। जैसे मान लीजिए ये बोलते थे C2O4 2-, इसका इनफैक्टर बताना, तो ये 2CO2 दे दिया, ये रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत अच्छे से कराऊंगा मैं आपको। ये 2CO2 दे दिया मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, C2O4 2- है, तो कार्बन पे यहाँ पे अगर प्लस चार्ज देखेगा +3 है, तो यहाँ पे किसमें जा रहा है +4 में। अब आप बोलेंगे एन फैक्टर कितना होगा, भाई 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने तो 1 आएगा, नहीं, इस टोटल कार्बन, इसमें टोटल देखो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, तो इसने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो 2 आएगा इसका एन फैक्टर। और अगर इसकी बात करें, उल्टी रिएक्शन होती है, CO2 C2O4 2- में जाता, फिर हम ये देखते हैं इस कार्बन का +4 चार्ज है, यहाँ पे कार्बन +3 में है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और पूरे मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसका एन फैक्टर 1 आएगा। ऐसे करते हैं। तो अब 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लो जल्दी से। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया अपने को, बोला द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू। देखो MnSO4 है, बोला इसमें है ना, किसका इक्विवेलेंट वेट MnSO4 के मॉलिक्यूलर मास का हाफ होगा, यही पूछ रहा ना। तो आप देखो यहाँ +2 में है, या तो ये 0 में चला जाए, यानी इसका इनफैक्टर 2 आना चाहिए ना, इनफैक्टर 2, या +4 में चला जाए, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जैसे Mn +4 में चला जाए। चेक कर लो कौन से ऑप्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसमें उसी में इनफैक्टर 2 आएगा। तो पहला ऑप्शन देख लो Mn2O3, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, जैसे Mn की निकालनी है, इसकी x मान लो, 2 Mn है तो 2x प्लस इसमें ऑक्सीजन में कितने हैं -2 और 3 ऑक्सीजन है -2 इक्वल टू ओवरऑल क्या न्यूट्रल, x यहाँ से कितना आ जाएगा +3। ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सेकंड ऑप्शन MnO2, इसमें चेक करोगे MnO2 में इसमें +4 आएगी। थर्ड में चेक करोगे MnO4, इसमें +8 आ रही है, MnO4 माइनस आएगा यहाँ पे ना, +7 आएगी, MnO4 नहीं होता। MnO4 2-, MnO4 2- कैसे चेक करेंगे, वैसे मैग्नीज निकालनी x मान लो, और ऑक्सीजन पे -2 होता है, 4 ऑक्सीजन है, और ओवरऑल मॉलिक्यूल पे -2 है, तो x इक्वल टू +6 आ जाएगी यहाँ पे। तो किससे किसमें, इसमें +3 इसमें +4, इसमें तो n फैक्टर 1 आएगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, नहीं 3 नहीं सॉरी 5 आएगा, और इसमें +6 में गया तो इसमें 4 आएगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट अगर निकालोगे, इसका m/2, इसका इसका m/1, और इसका m/2, और इसका m/5, और इसका क्या आएगा m/4, ये आंसर आएगा। तो देख लो किसमें m/2 आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, तो सेकंड आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन में, कैफीन हैज ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194, इट कंटेन्स 28.9% ऑफ बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन।
देखो बोल रहा है कैफीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 194 और इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज है 28.9%। तो बताओ इसके एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के कितने एटम होंगे, यही पूछ रहे हैं। अब देखो 28.9% का मतलब समझो पहले तो क्या है भाई, नाइट्रोजन एक एटम का मास 14 होता है। हम ये पता कर ले इसमें कैफीन में टोटल नाइट्रोजन का मास कितना है। तो मान लीजिए आ गया 28 है, फॉर एग्जांपल 28 आ गया, तो 28 को 14 से डिवाइड कर देंगे, एक एटम का मास 14 से डिवाइड करने पे 2 आ गया, यानी टोटल 2 एटम है। तो हम क्या करें, नाइट्रोजन का मास निकाल लें इसमें कितना है। अब उसने क्या दे रखा, नाइट्रोजन की परसेंटेज दे रखी है कैफीन में, तो हम इसका मतलब क्या है भाई 100 ग्राम कैफीन में कितना कितना नाइट्रोजन है 28.9%, 28.9। इसको ग्राम लिखो या एटॉमिक मास यूनिट लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। 1 यूनिट में कितना होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितना होगा 1 AMU में, तो 28.9/100, समझ आया। और ऐसे ही अगर हम बात करें 194 में कितना होगा 28.9/100 गुना में 194, तो ये हो गया। तो इसको कर लो अब सोल्व। देखो मैं इसको आपको सोल्व करने का मेथड बताता हूँ। ये 28.9 इसको 29 लिख सकता हूँ, 29 मल्टीप्लाई बाय 194। अब इसको सोल्व करने में आपके पसीने छूट जाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। तो मैं ये कहता हूँ 29 को आप 30 मान लो, कैलकुलेशन सीखना मेरी। 29 को 30 मान लो और 194 को 190 मान लो, डिवाइड बाय 100 है, ये कैंसिल, लगभग 57 आ गया। तो 57 एटॉमिक यूनिट किसकी है 194 में, नाइट्रोजन की। 57 होता है टोटल नाइट्रोजन इसमें, ठीक। और एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14, तो अप्रोक्स 4 एटम आए कि नहीं आए, ये मेथड है। कुछ भी क्वेश्चन नहीं था ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाए क्या दिया है और क्या पूछा है तो आप 70% क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद तो बस पेन चलाना रहता है, कुछ भी नहीं है। जैसा मैं सिखा रहा हूं सीखो, हमारे पास पूरा साल है और इतनी चीजें सिखा दूंगा आपको साल भर में, आपको एग्जाम बिल्कुल इजी लगने लगेगा। बस बात ये फॉलो करते चलो, वीडियोस देखते चलो। भाई 3 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, 3 घंटे तो वीडियो को देने मेरे लिए, और 1 घंटा टेस्ट का, 1 सवा घंटा, 3.5 4 5 घंटे मान लो वीक में, एक ही दिन दे सकते हो कभी भी। तो अच्छे से किया करो इसको, है ना। अब 7th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 25.6 ग्राम ऑफ सुक्रोज, ये दे रखा है C12। अच्छा फॉर्मूला भी दे दिया, विच हैज ए मोलर मास। बोल रहे सुक्रोज का फॉर्मूला भी दे दिया वैसे उसने, और मास भी दे दिया, ये होता है सुक्रोज, शुगर, C12H22O11। बोला इसके 25.6 ग्राम में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, हाइड्रोजन एटम कितने होंगे। भाई ऐसे क्वेश्चंस में मैं बताऊं आपको क्या क्या करो। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला करो, उससे बहुत आसान हो जाएगा, जैसे मैं करूंगा वैसे ही फॉलो करना। अब 25.6 ग्राम क्या है, ये दे रखा है, और इसका मोलर मास है 342.3, ये दे दिया N। तो अब क्या बताना है आपको इसमें, इसमें हमें जो बताना है वो ये है कि ये बताना है कि ये तो मैंने फॉर्मूला ही गलत लिख दिया, H22 आएगा यहाँ पे ना, H22। तो ये बताना है अपने को कि कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो अब इसके मोल्स फाइंड आउट करो। इसके मोल फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 25.6 है, कुछ ऐसा जुगाड़ लगा लो, इसको 25 मान लो, इसको 340 मान लो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, यही तरीके हैं मेरे तो। इसको 5 से काटो 5, और ये कितने में जाएगा, 5 6 जा 30 और 5 8 जा 40। और ये लगभग इसको किस पे काट सकते हो, 1 अपॉन, इसको आप काट सकते हो 5 को काटेंगे तो इस पे ये कटेगा 1 और ये बचेगा आपका 1, 5 3 जा नहीं, ये लगभग 1/14 ही मान लो, अप्रोक्स मान लो, ठीक है। आंसर जो आएगा देखी जाएगी, यानी 1/14 मोल हो गए इसके, है ना। या हम ये ऐसे बोलते हैं 1/14 Na मोलिक्यूल्स, किसके, सुक्रोज के, C12H22O11 के, इतने मोलिक्यूल्स। अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन के सॉरी हाइड्रोजन के एटम बताने हैं। C12H22O11 में हाइड्रोजन के 22 एटम है एक मॉलिक्यूल में। तो बताओ 1/14 Na में कितने होंगे। भाई एक में 12 है तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 22 है तो मल्टीप्लाई बाय 22, तो इतने हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे इसमें। तो इतने हाइड्रोजन एटम आ गए, कैंसिल कर लो, ये 7 2 जा 14 और ये लगभग 7 3 जा, ठीक। और इसको कैंसिल करो, Na को लिख लो 3/2 Na, Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर
23, ये किस पे कटेगा 2 3 जा 3 पॉइंट समथिंग, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 23 अप्रोक्स, इतना आ गया। अब आंसर चेक करो आप, कौन सा क्वेश्चन अपना सेवंथ क्वेश्चन का आंसर, पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन की देखो क्या क्या दिया गया है, 22 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, बी दिया गया 9.91 इंटू 10 की पावर 23, सी दिया गया है 11 इंटू 10 की पावर 23 और डी दिया गया है 44 इंटू 10 की पावर 23। अब बताओ मेरे आंसर के पास कौन सा आ रहा है, यही तो आ रहा है मेनली, 9 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 9.99 इतना आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा नीचे वाले को लगभग 350 मान लिया और ऊपर वाला 25.6 था, इसको थोड़ा सा कम कर दिया, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है ना। ठीक, नहीं तो एग्जैक्ट भी आ जाता है उसमें, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करें उसमें टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन में जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे करेंगे तो आपको ये आंसर देखते ही यहाँ पे समझ में आएगा, बी आंसर आएगा। तो ऐसे कैलकुलेशन करना आप सीख गए ना, आपकी फिजिकल और फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 7th हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इफ Na is a Avogadro number, then the number of valence electron in 4.2 gram of nitride ions is, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वैसे मैंने आपको नोट्स में दे रखा है, लेकिन नोट्स वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा हटके है। देखो इसने क्या दे दिया, इफ Na is the Avogadro number, then the number of valence electron in 4.2 gram nitride ion, 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन दे रखा है, इसमें ये बताना आपको कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। समझ आ रही बात? तो इसमें देखो अच्छा क्या है, इसको पहले तो मोल्स फाइंड आउट कर लो, 42.n डिवाइड बाई नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14। अब बोलेंगे आप तो नाइट्रोजन का मास लिख रहे हैं, हमने तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भी दे दिए तब ये n3 माइनस बना, आपने इलेक्ट्रॉन का मास काउंट ही नहीं किया। अरे इलेक्ट्रॉन का मास होता कितना 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, तो उसको क्यों काउंट करूं इतने छोटे नंबर को, इसलिए काउंट नहीं किया। तो ये आ गया लगभग 0.3 मोल n3 माइनस के, और इसमें एटम कितने आयंस है 0.3 मोल में, मतलब 1 मोल में यानी n, यानी n3 माइनस आयंस, इतने आयंस है। समझ आ रही बात? ये हो गया। अब इतने आयंस हो गए टोटल, ठीक। तो अब एक बात बताओ, इसमें n3 माइनस जो है, इसका जो नाइट्रोजन क्या था 1s2 2s2 2p3 ये होता है, और n3 माइनस लिखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन और दे दिए 6, तो ये इसके वैलेंस सेल है और वैलेंस सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे 0.3 Na मल्टीप्लाई बाई एक n3 माइनस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, तो इतने n3 माइनस आयन में कितने होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस सेल, तो ये आ जाएगा आपका 2.4 Na। तो ये आंसर कौन सा आ गया आपका, तो ए आंसर आ गया। समझ आ रही बात? एक तो ये पूछ सकता है आपसे, दूसरा एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कीजिए, वो आंसर मैं समझा चुका हूं, जो आ रहा है ए आ गया है ना। अब और कुछ समझा रहा हूं आपको, जैसे टोटल इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो नाइट्रोजन में 7 होते हैं, ठीक, और n3 माइनस में कितने होंगे 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन एक n3 माइनस में होते हैं, तो इतने Na आयंस में कितने होंगे इनटू 0.3 Na, यानी 3 Na आयंस आ जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछा हुआ एक बार। समझ आई बात? अब इससे भी अच्छा क्वेश्चन बता देता हूं आपको एम्स लेवल का, नीट में शायद ना आए लेकिन एम्स में आ सकता है, मैंने नोट्स में भी करवा रखा है। देखो अब आपको इसके पे पूछ ले टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इन कूलम पूछ ले आपसे, तो टोटल चार्ज क्या होता है भाई, Q इज इक्वल टू क्या करोगे आप भाई, हम क्या लिखेंगे इस पे, इस आयन पे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक आयन पे है, टोटल कितने आयन है 0.3 Na, तो इतना चार्ज आया कि नहीं आया। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर इसमें रख दें कूलम में रख दें 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 0.3 Na, तो इतने कूलम चार्ज आएगा कि नहीं आएगा टोटल, ये आएगा आंसर। भाई एक आयन जो है N3 माइनस, उस पे कितना चार्ज है N3 माइनस, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 3e, और ये टोटल आयंस कितने हैं 0.3 Na, तो एक आयन पे 3e, तो 0.3 Na पे टोटल इतना चार्ज, और इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो आंसर कूलम में आ गया। तो ये होता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में, ठीक, ये कूलम में आंसर आ रहा है अपना, ठीक। तो ये एम्स के लिए क्वेश्चन हो गया आपका केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा क्वेश्चन है। द ऑक्साइड ऑफ ए मेटल हैज 32% ऑक्सीजन, इट्स इक्विवेलेंट वेट वुड बी। देखो क्या होता है, एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, ये ध्यान रखना हमेशा, लॉ ऑफ
इक्विवेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके उसमें आएगा, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाते हैं, लेकिन ये अभी आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में काम आता है ये। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, अगर मान लीजिए A N1A प्लस N2B इज कन्वर्टिंग इनटू M1C प्लस M2D, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ D। कोई किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, आपको मोल्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, उनके इक्विवेलेंट इक्वल कर सकते हो। कोई मेटल या कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन कंबाइन करके ऑक्साइड बना रहे हैं, तो उस एलिमेंट के और ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, हमेशा आंसर सही आएगा। आप कोई भी क्लोराइड बना रहा है तो क्लोरीन के और किसके, अपने एलिमेंट के क्या कर दो, इक्विवेलेंट का इक्वल कर दो, हमेशा आंसर सही आ जाएगा। कुछ भी फाइंड आउट करना है। अब इक्विवेलेंट होता क्या है, इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, इक्विवेलेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये होता है वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। और अभी हमने क्या देखा, इक्विवेलेंट वेट इज वेट अपॉन, ये वेट हो गया, इक्विवेलेंट वेट लिख रहा हूं मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, यानी वेट अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। समझ आ गया। और एक चीज और हम लिखते हैं नॉर्मलिटी, जैसे हम मोलरिटी लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये लिखते हैं। जब भी हम नॉर्मलिटी फाइंड आउट करते हैं क्या करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। और यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, लीटर में लेनी हमेशा यहाँ पे, तो ये भी आंसर आ सकता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के फॉर्मूले देखो अपने पास तीन हुए, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एन इनटू एन फैक्टर, और एक फॉर्मूला हो गया नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इनमें से कोई भी किसी फॉर्मूला को इक्विवेलेंट कर दो। अगर आपको किसी का एन और एन फैक्टर पता है तो इससे कर दो, और दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स और नॉर्मलिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है तो उसको इक्विवेलेंट कर दो, किसी को भी किसी के इक्विवेलेंट कर दो। कोई एसिड बेस है, रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। मान लीजिए आपको क्या कर रखा है, एसिड का वेट दे रखा है और इक्विवेलेंट वेट दे रखा है, ठीक, और इसका दे रखा है, बेस की क्या दे रखी है, नॉर्मलिटी दे रखी है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो क्या करोगे, उसका वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया, उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गए इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ये नॉर्मलिटी दे रखी इनटू वॉल्यूम, तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगी आपकी। तो ऐसे इक्वल कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे बहुत सारे। तो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है कि 32% ऑक्सीजन है। अगर 32% ऑक्सीजन है किसी मेटल ऑक्साइड में, बाकी मेटल रही होगी, भाई सीधी सी बात है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, द ऑक्साइड ऑफ मेटल हैज 32% ऑक्सीजन, इट्स इक्विवेलेंट वेट वुड बी, भाई मेटल है और ऑक्साइड है, ये 32% है तो ये 68% रही होगी, ठीक। टोटल तो 100% होता है। अब क्या करो, हम एक काम करें, टोटल मेटल का ऑक्साइड का वेट 100 ग्राम मान ले, तो 100 ग्राम में 32 ग्राम तो क्या है, ऑक्सीजन, 68 ग्राम क्या है, मेटल। अब क्या करो, अब इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्या कर दो, ऑक्सीजन कर दो, भाई ऑक्सीजन दोनों को इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, और यहाँ पे अपने पास दोनों पास वेट दिए गए हैं तो दोनों में ये फॉर्मूला लगाया जाएगा, इसका भी वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, इसका भी वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो इसका वेट कितना 68 डिवाइड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट, वो हमें पता करना है, ई लिख लो, ठीक। इसका इक्विवेलेंट, इसका वेट 32 और इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट हमेशा क्या होता है भाई, उसका एटॉमिक मास बोल दो या मोलर मास बोल दो, डिवाइड बाय एन फैक्टर। अब कोई ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन हमेशा किस में मिलती है, -2 में, -2 में, हाँ। तो ऑक्सीजन 0 से -2 में जाएगी तो उसका एन फैक्टर हमेशा 2 लेना है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 डिवाइड बाय 2, इसका एटॉमिक वेट हमेशा क्या, इक्विवेलेंट वेट हमेशा क्या आएगा 8, तो ये कर दिया डिवाइड 8 4 और ये कैंसिल 17, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 17, तो ये आंसर आ गया। तो 9th का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th, इसमें पूछा द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली, भाई आपको दे दिया इस बार 4.25 ग्राम NH3, ठीक। तो जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हो, मास फाइंड आउट करना हो, मोल फाइंड आउट करने हो, पार्ट आपको वॉल्यूम वगैरह फाइंड आउट करनी हो, तो सबसे पहले हमेशा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। मास दे रखा है, मोल्स फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ मोल्स 4.25 डिवाइड बाय 17। तो अब क्या करेंगे,
इसको कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 425 बटे 17, 1700, फिर सोल्व करते रहते हैं। मैं कहता हूं ऐसे क्यों कर रहे हो, 4 4 जा 16 और 0.24 जा 1, 16 प्लस 1 17, 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स 1/4, और 1/4 यानी इसका क्या लिख सकते हैं हम 1/4 Na क्या NH3 मॉलिक्यूल्स, ये लिख सकते हैं। अब आपको NH3 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिखाई दे रहे हैं, 4, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, इनटू में 4, एक मॉलिक्यूल में 4 है तो इतने में इनटू में 4, तो इतने एटम्स आ गए, कितने एटम्स आ गए Na यानी 6 × 10 की पावर 23 एटम्स, इतने आ गए टोटल। तो 10th क्वेश्चन था, 10th का आंसर डी आ जाएगा, बहुत आसान था। ये आपका AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट को पहले AIPMT कहते थे, देख लो ये क्वेश्चन पूछता आपके एग्जाम में लॉलीपॉप। 11th, अब देखो एक गैसियस मिक्सचर कंटेन्स CH4 and C2H6 in equimolar proportion. The weight of 2.24 liter of the mixture of at NTP is, तो इसमें बोल रहा है आपको कि एक गैसियस मिक्सचर कंटेन CH4 and C2H6, ठीक, तो बोल रहा है ये इक्विमोलर अमाउंट में है, मतलब इसके और इसके मोल्स इक्वल है, और इसका टोटल वॉल्यूम दे दिया 2.24 लीटर। अब मिक्सर में दोनों है तो दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर तो सेम होगा, और दोनों का नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। मान लीजिए इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल है, इसका n मोल है तो इसका भी n मोल है, तो ये समझ में आई बात। अब दोनों के वॉल्यूम टोटल 2.24 है, यानी अगर 2.24 है और इनके इक्वल मोल्स है तो इनकी वॉल्यूम भी इक्वल होगी, यानी हम ही बोल सकते हैं इसकी वॉल्यूम ये टोटल वॉल्यूम है तो इनकी आधी आधी होगी, ऐसे इतने इतने लीटर होगी। और अगर एसटीपी पे होता तो हम इनके मोल्स फाइंड आउट करते हैं, भाई ये किस पे बोल रहा है, एनटीपी पे ही बोल रहा है, तो डिवाइड बाय 22.4 कर दो, डिवाइड बाय 22.4 कर दो। यहाँ पे इसके मोल्स आएंगे 0.05 और इसके भी आएंगे 0.05, ठीक। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6, तो दोनों के मोल्स इक्वल हैं क्योंकि वॉल्यूम इक्वल होगी, इक्विमोलर तो उसने दिया ही है। तो अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 आ गया, तो वेट ऑफ CH4 कितना आएगा, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 16, कितना आ गया 16 पंजे 80.8 ग्राम। और इसका क्या है, इसका वेट ऑफ C2H6 कितना आएगा, इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, कितना रहता है इसका 30, तो इसका कितना गया 1.5 ग्राम आ जाएगा। तो 1.5 ग्राम ये है, 0.8 ग्राम ये है, दोनों को ऐड करोगे 2.3 ग्राम आ गया आंसर। आसान सा क्वेश्चन है। तो टोटल मास कितना मिक्सचर का 2.3 ग्राम, 11th का C आ जाएगा। ऐसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब 12th क्वेश्चन में क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ ए मेटल क्लोराइड इज 66। भाई कोई मेटल क्लोराइड है, मान लीजिए MClX है फॉर एग्जांपल, तो इसकी वेपर डेंसिटी दे दी उसने 66, ऐसे लिख लिया करो साथ के साथ। तो अब देखो इट्स ऑक्साइड कंटेन्स, अब बोल रहा है इसका ऑक्साइड की बात कर रहा है, मेटल के ऑक्साइड की बात कर रहा है, कुछ भी होगा वो मेटल ऑक्साइड में बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन है ना, मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 53% मेटल, द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल इज 53% मेटल। ये मेटल, ये ऑक्सीजन, ये क्या है 53% मेटल और ये 47। समझ आई बात। अगर हम कभी भी, मैंने आपको बताया कि कोई भी रिएक्ट कर रहा है, कोई भी रिएक्ट कर रहा है, उनके इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। अब मेटल के इक्विवेलेंट क्या हो गए, मेटल का वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, वो हमें पता नहीं है, ठीक। अब ऑक्सीजन के क्या होंगे, वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, एटॉमिक में वेट डिवाइड बाई इसके वैलेंसी, वैलेंसी 2 होती है, तो 8 आ गया, तो डिवाइड बाई 8। ये अप्रोक्स 6 पे कट रहा है अप्रोक्स, और ये अप्रोक्स 9 पे, यानी E इज इक्वल टू 9 आ गया आपका। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या आ गया 9 आ गया, ठीक। अब जो हम यहाँ पे, अब क्लोराइड पे आ जाओ, यहां से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिलनी थी वो मिल गई, ठीक। अपने को एटॉमिक वेट फाइंड आउट करना मेटल का। अब देखो यहाँ पे वेपर डेंसिटी है, तो मोलर मास कितना होगा मेटल का, इसका मेटल क्लोराइड का 66 × 2 यानी 132 हो गया, ठीक। अब क्या होता है, मोलर मास को अगर n फैक्टर यानी वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दे, वैलेंसी फैक्टर से अगर हम डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो अब देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड, इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, भाई इसमें मेटल है और क्लोरीन है,
तो मेटल का और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट, मेटल का अपने पास है कितना 9, अब क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन की वैलेंसी, क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5 और इसकी वैलेंसी हमेशा 1 होती है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेता है क्लोराइड्स में। ठीक, तो ये टोटल कितना हो गया 35.5, ये जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40, ये इसको लिख दो 0.5 और ये 9 5 14 44.5 आ गया। ठीक, तो यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड आ गया आपका 44.5 और मोलर मास कितना है 132, डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर यहाँ पे हमने एक्स मान रखा क्योंकि एक्स क्लोराइड लगे हुए हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक, तो यहां से x के इसको डिवाइड कर दो 132 डिवाइड बाय 44.5, ये अप्रोक्स आपका 3 से थोड़ा सा कम आएगा, 3 मान लो। ठीक, अप्रोक्स 3 आ गया, तो अप्रोक्स 3 आने के बाद तो हमारा जो मेटल क्लोराइड बना यानी वो इस टाइप का बन गया MCl3, क्या बन गया MCl3, समझ आया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, टोटल वेट कितना है भाई, टोटल वेट कितना है इसका MCl3 का, मास ऑफ मेटल, ठीक है, एटॉमिक भाई एक ही मेटल है, ये ऐसा कर दो इक्विवेलेंट वेट है आपके पास मेटल का, वो क्या होता है एटॉमिक वेट ऑफ मेटल डिवाइड बाय क्या होगा एन फैक्टर, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना है मेटल का, जो इसमें क्लोराइड में वही तो होगा, तो इक्विवेलेंट वेट 9 है, इसका एटॉमिक वेट ये हो गया मा m और एन फैक्टर इसका 3 है, m इक्वल टू 27 आ गया। ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो, यही मेथड है। या एक काम कर लो, इसका लिख लो टोटल भाई, इसका m प्लस 3 इंटू 3 क्लोरीन का कितना हुआ 35.5 इज इक्वल टू 132, तो यहाँ से मेटल का एटॉमिक वेट आ जाएगा आपका। तो ये मेथड है फाइंड आउट करने का, तो चाहे इससे कर लो यहाँ पे, यहाँ आने के बाद तो कर ही लोगे, चाहे इससे कर लो, जैसा आपका मन करे। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं 12th के बाद, 12th का आंसर देख लो क्या आएगा, 27 आ रहा है, सी ऑप्शन में है तो सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या है देखो, 0.32 ग्राम ऑफ अ मेटल ऑन ट्रीटमेंट विद एन एसिड gave 112 ml of hydrogen at NTP. Calculate the equivalent weight of the metal. मैं बता देता हूं, वो बोल रहा है 0.32 ग्राम मेटल थी, इतनी मेटल को एक एसिड के साथ रिएक्ट कराया गया, उसने क्या दिया 112 ml H2 दिया एट एसटीपी, एनटीपी बोल दो एसटीपी, बात एक ही है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया और पूछ रहा है कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ये क्वेश्चन हो गया। देखो मुझे अब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कभी भी कोई किसी के साथ रिएक्ट करके कुछ भी प्रोडक्ट दे रहा है तो रिएक्टेंट्स के इक्विवेलेंट, प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट, सबके इक्विवेलेंट आपस में इक्वल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या किया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, हम मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ एसिड के साथ, तो इनके इक्विवेलेंट एसिड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड के इक्वल कर सकते हैं, और ये दोनों रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे रहे हैं तो दोनों के इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल होंगे। समझ आ रही बात, तो ये हो गया। अब आप अगर पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं इसको, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं भी गलत नहीं जाएगा। जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये फॉर्मूला हमने देखा था। एक फॉर्मूला हमने देखा n इंटू एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर जिसको कहते हैं, या हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये 3 फॉर्मूले हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के देख रखे हैं। तो इनमें 3 में से कोई भी लगा दो। तो मुझे क्या करना है, मुझे मेटल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है और हाइड्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मेटल और हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दूंगा, और मेटल और हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट इक्वल करने पे देखो ये इक्विवेलेंट इक्वल कर दिए दोनों के। अब एक बात बताओ, अब ये 3 फॉर्मूले कौन सा लगाऊं मेटल के इक्विवेलेंट निकालने के लिए, इसका वेट दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो वेट कितना है 0.32 ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 112 ml है, तो यहाँ पे एनटीपी पे वॉल्यूम दे रखा है, जब भी अपने को वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हो तो हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करो, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम एमएल में लीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 22.4, तो इसको ये ऊपर 10 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना ऐसे। तो इसको क्या लिखता हूँ 1/2, और इसको लिख दूंगा 1/2 गुना 10 की पावर -2, यानी 0.5 इंटू 10 की पावर -2, या इसको ऐसे लिख दो 0.005 मोल्स। कितना आ गया अपना आंसर, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n इंटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स अपने पास है हाइड्रोजन के, तो n इंटू एन फैक्टर कैसे करोगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.005
इनटू में n फैक्टर किसका, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस का n फैक्टर, सोचो कितना होगा भाई। यहाँ पे हाइड्रोजन है H2, H2 क्या करेगी, H2 जब भी वापिस एसिड में जाएगी तो क्या करेगी, 2H प्लस में जाएगी, यानी H2 ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, क्या कहेंगे इसको, वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। तो हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो यहाँ पे इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। इसको सोल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा 0.01 और ये 0.32, तो ये कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड बाय ई है, ई इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 13 क्वेश्चन में 32 आ गया मेटल का इक्विवेलेंट वेट, बी आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14, अब 14 क्वेश्चन भी ऐसे ही है। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए मेटल इज, equivalent weight of a metal is 9 and vapor density of its chloride is 59.25. The atomic weight of the metal is, देखो आपको equivalent weight of क्या दे दिया, ये metal chloride है और metal का equivalent weight दे दिया आपको, तो equivalent weight of metal दे रखा है equal to 9. Then vapor density of its chloride, vapor density, इसकी vapor density दे दी, वो दे रखी है कितना 59.25. समझ आ रहा है अपने को यहाँ से। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे नेक्स्ट क्या है भाई, वेपर डेंसिटी दे दी, यहां से मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, ये MClX मान लो, है ना, तो मोलर मास कितना होगा इसका, मोलर मास इसका डबल हो जाएगा, कितना होगा वो देखो, ये होगा आपका 550, ये 118.5, ये क्या हो गया, मोलर मास हो गया किसका, मेटल का। मान लीजिए ये मेटल क्लोराइड का, सॉरी मेटल क्लोराइड जो है ये MClX टाइप है, तो मैं अगर इसका MClX का अगर आपको मास लिखूं, कैसे लिखूंगा, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल प्लस क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक वेट 35.5 इंटू में x इज इक्वल टू टोटल कितना आ जाएगा, ये आ गया 118.5। ये समझ में आ गया। अब देखो ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये क्या होता है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल डिवाइड बाई n फैक्टर, यहाँ पे n फैक्टर कितना होगा, क्योंकि इस पे m प्लस x चार्ज होगा तो n फैक्टर कितना रहेगा मेटल का x, यानी यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू 9x। समझ आ रही बात, तो ये 9x प्लस 35.5x इज इक्वल टू 118.5, इसको लिख सकता हूँ 44.5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ गया 118.5, तो x इज इक्वल टू 118.5 डिवाइड बाई 44.5 कर दो, तो ये कैंसिल हो गया। इसको कैंसिल करने के बाद आप एक काम कर लो, इसको लगभग ये मान लो 1180 और इसको मान लो 440, तो ये कैंसिल हो जाएगा 44, ये बचेगा आपका। और ये बचने के बाद हम क्या कर सकते हैं, 4 पे अगर काट के देखें इसको, 4 पे क्या लगभग 11 पे ही काट लो, इसको एक काम कर लो 11 जा होता है 121, तो अप्रोक्स इतना ही मान लो, इसको 11 पे कट गया फॉर एग्जांपल और ये 4 पे कटेगा, तो 11/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 2 जा 8 बचेगा 3.789 ऐसा कुछ आएगा, 2.79 आ गई इसकी वैल्यू। तो हम x की वैल्यू कितनी लेंगे अब यहाँ पे, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि x की वैल्यू इसमें देख लेते हैं क्या पूछा एक बार, एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल इज, तो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल अगर आप यहाँ पे करोगे कितना आई 2.79 आई ना, तो यहाँ पे पुट कर दो 9 भाई एटॉमिक वेट डिवाइड बाई n फैक्टर इक्वल टू क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, वो दिया गया 9, तो ये आ जाएगा आपका 2.79 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 9 9 जा 8, 9 9 जा 81 और 9 7 जा 63 और 8 ये हो जाएगा आपका 71 और 9 2 जा 18 और 7 25 पॉइंट समथिंग आ गया। तो इसमें ऑप्शन चेक कर लो कौन सा दिया गया है, इसमें एक दे रखा है इसने 25 ज्यादा आ गया मेरे ख्याल में, 9 9 जा इसको ऐसे करेंगे 2 7 9 9 9 जा 81 और 9 7 जा 63 और 8 71 9 2 जा 18, यदि यहाँ पे अपने ने ज्यादा मान रखा कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसका जो आंसर आना चाहिए तो मुझे याद है 23.9 है ना, और एक ऑप्शन 27.3 भी है, तो कैसे करेंगे इसमें, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी सही करो, तो ये एग्जैक्ट अपना 11 पॉइंट ये आना चाहिए था यहाँ पे 10 पॉइंट समथिंग 10.56 ऐसा कुछ आना चाहिए, और अगर ऐसा डिवाइड करके करेंगे, अगर आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेटर से करके देखो लगभग इतना ही आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें ज्यादा क्लोज हो गए तो अपने को अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो 14 ये क्या आएगा 14 4 2 जा 8 पॉइंट और ये कितना बचेगा यहाँ पे
4 6 जा जाएगा ना, 4 6 जा 24 और 4 5 जा 2.65 आएगा। अगर इतना लगभग से मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो अब आपका आंसर लगभग एग्जैक्ट आ जाएगा। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 और 4 58 और 9 2 जा 18 और 18 और 5 23.85। इसमें आंसर है 23.9। ये वाला आंसर आएगा इसका, ये एग्जैक्ट। जैसे अभी ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा क्लोज हो तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन सही से करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखो ना यहाँ पे ना फर्क तो ज्यादा नहीं पड़ा। यहाँ पे मैंने इसको लगभग 121 मान लिया था 118 को, ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन जब इतनी क्लोज कैलकुलेशन थी वहां दिक्कत आ गई। वैसे भी 23.9 आंसर दिया गया, इसको 24 मानोगे और हमारा आंसर आता 25। हमारा आंसर जो आ रहा है 25। एक ऑप्शन और दिया गया है 27.3 दिया गया है इसके आसपास, और नेक्स्ट है 36 पॉइंट समथिंग और 48। तो इनमें से तो आना ही नहीं है, इन दोनों में से आना है। तो ये ज्यादा क्लोज लग रहा है अपने को, और क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हम थोड़ी सी ज्यादा मान रहे थे इसलिए थोड़ी सी वैल्यू इससे कम आनी चाहिए, और वो कम वाली 24 ही है। ऐसा भी सोच सकते हो, अगर मतलब ऐसे हो जाए तो आपसे, तो ऐसे ये कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी अपने को, इसलिए मैंने आपको ऐसा कैलकुलेशन सिखाया इस क्वेश्चन में। अगर मान लीजिए इन केस ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, समझ आ रही बात। अगर आपका 25 ही आंसर आ रहा ना तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा मान रखा था आपने, तो 25 से थोड़ा सा कम आना चाहिए ना, तो थोड़ा सा कम वाला तो एक ही ऑप्शन है 23.9, तो वही आंसर आ जाएगा। ऐसा भी सोच सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी इज 1.12 इनटू 10 की पावर -7 सीसी दे रखा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स इन इट। मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई अपने क्या जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स काउंट करते हैं। ये एसटीपी पे दे रखा वॉल्यूम, ठीक। एसटीपी पे जब वॉल्यूम दिया हो तो उसको 22.4 लीटर 22.4 से डिवाइड कर दो, और इस वॉल्यूम को हमेशा लीटर में कन्वर्ट करना। इस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर ये सीसी का मतलब ml होता है, क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू 1 सीसी। तो ये 10 की पावर -7 है, तो इसको मैं 10 की पावर -10 लीटर लिख देता हूं। तो ये वॉल्यूम आ गई। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए इसको 22.4 से डिवाइड कर दो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे इसको लिखता हूं 11.2 और इसको 10 की पावर -11। तो कैंसिल होगा इस पे 1/2 इंटू 10 की पावर -11 इतने मोल्स आए। तो इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 10 की पावर -12 मोल्स। समझ आ रही बात। अब इतने मोल्स आ गए, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, n से मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए। n कितना, 6 इंटू 10 की पावर 23। तो कितना आएगा, 6 5 30 और ये आएगा 10 की पावर आपका 11, ठीक। और इसको क्या लिखते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 12 लिख सकते हैं। तो 15 का आंसर चेक कर लो, 3 इंटू 10 की पावर 12 बी ऑप्शन में आ रहा है। तो ये आसान हो गया, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, तो कुछ नहीं है, लॉलीपॉप है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में देखते हैं 12 ग्राम ऑफ mg मैग्नीशियम दे रखा है, ऑन रिएक्टिंग कंप्लीटली विद एन एसिड गिव हाइड्रोजन गैस, द वॉल्यूम ऑफ विच एट एसटीपी वुड बी। देखते कोई भी एसिड है, जैसे भाई अब आप इसमें एक काम करो, भाई mg क्या कर रहा है, मान लीजिए HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या देगा, MgCl2 और H2, यही देगा ना। कोई भी एसिड है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा हो जाए Mg प्लस H2SO4 है, इसमें क्या देगा, MgSO4 प्लस H2। समझ आ रही बात। तो हमें एक बात समझ में आ रही है, Mg का 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल दे रहा है। भाई ये क्लियर है ना, रिएक्शन से, बैलेंस रिएक्शन से क्लियर है। कोई भी एसिड ले लो आप, जो भी एसिड रिएक्ट करेगा ऐसे ही करेगा, ठीक। अगर आपने Mg के मोल चेंज करोगे, किसी और रिएक्शन में लेके देखोगे तो उसके भी चेंज होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका 1 मोल, अब अपने को दे रहे हैं 12 ग्राम Mg है, तो इसके मोल्स फाइंड आउट कर लो, डिवाइड बाय 24। तो कितने आ गए, 0.5 मोल आ गए इसके। भाई Mg का 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल दे रहा है, तो 0.5 मोल कितना देगा, 0.5 मोल देगा यूनिटरी मेथड से। और 0.5 मोल की वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता है, 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, 11.2 लीटर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था ये तो आपके नोट्स में भी करवा रखा है शायद ऐसा क्वेश्चन। 16 का आंसर बी आ जाएगा। तो इजी हो गया अपना।